केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने देखा था पांच ग्रंथियां देख चुके थे। छठी जो ग्रंथि रहेगी आज वो रहेगी अपनी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करूं तो सुनोगे, ये जो ग्रंथि है ये चारों तरफ से संयोजी ऊतकों से, किससे? संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। भाई चारों तरफ से संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये पाई कहाँ पे जाती है? तो बताओगे, जो गुर्दे होते हैं गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। गुर्दों के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है ये जो ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। इसको अपन 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? 4S ग्रंथि भी कहते हैं। भाई 4S का मतलब ये है 4S, 1 2 3 और 4। इस एक S का अर्थ है वो है शुगर। इस S का अर्थ जो है वो है साल्ट। इस S का अर्थ है वो है सेक्स। और इसका जो अर्थ है वो है स्ट्रेस, तनाव। शुगर है, साल्ट है, सेक्स है और क्या है? स्ट्रेस है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 4S ग्रंथि कहा जाता है। और बात करूं इसका अच्छा सा क्वेश्चन बनने की, तो इसको जीवन की बुद्धिमानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि जीवन की बुद्धिमानी कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, तो क्या बताओगे? अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखो, ये जो ग्रंथि है ये कहाँ पे पाई जाती है? गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई देखो, 1 2 और 3 जनन के समय 3 परतें पाई जाती हैं। बीच वाली जो होती है उसका नाम है मीजोड्रम। अंदर वाली जो है इसको बोलते हैं अपन एंडोड्रम। और जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं अपन एक्टोड्रम। ये 3 परतें पाई जाती हैं। आपको पूछे रक्त की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप किससे बताओगे? मीजोड्रम से, यानी ये जो बीच वाली है ना, इससे रक्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक तो देखो भ्रूणावस्था में इसकी उत्पत्ति, और एक इसकी वयस्क अवस्था में उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है? ये क्वेश्चन भी कई बार क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। तो भ्रूणावस्था में इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? मीजोड्रम से हुई है। किससे हुई है? मीजोड्रम से हुई है। और इसकी वयस्क अवस्था में एंडोड्रम से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। 2 क्वेश्चन ये भी क्या रखने हैं? ध्यान में रखने हैं। अब देखो, अधिवृक्क ग्रंथि की बात करूं तो इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद इसके 2 भागों की बात करूंगा। उसके अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद मैं इसके भागों की बात करता हूँ, इसके आगे चर्चा करता हूँ। देखो भाई, अधिवृक्क ग्रंथि की बात करूं तो इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं अपन कोर्टेक्स भाग। कौन सा भाग है? कोर्टेक्स भाग। पहला जो भाग है इसका वो है कौन सा भाग? कोर्टेक्स भाग। और इसका दूसरा जो भाग है वो है मेडुला। कौन सा है? मेडुला। ठीक है। अब देखो, कोर्टेक्स भाग की बात करूं तो ये होता है वलकुट भाग। कौन सा भाग? वलकुट भाग। वलकुट का मतलब होता है बाहरी भाग। कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग होता है। और मेडुला की बात करूं तो ये होता है आंतरिक भाग। कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है।
अंदर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, मेडुला। और बाहरी भाग कॉर्टेक्स भाग जिसे वल्कुट भाग बोलते हैं वो कौन सा है, कॉर्टेक्स भाग। भाई ये ग्रंथि है, पता है आपको कि ग्रंथि है तो इससे कोई ना कोई क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। अब देखो कॉर्टेक्स भाग की बात करूं तो इसके अंदर कितने हार्मोन निकलते हैं, 3, और इसके अंदर कितने निकलते हैं, 1 हार्मोन निकलता है। इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर बात करूं पहला तो जो हार्मोन है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन क्या करता है भाई, ये शुगर यानी ये जो शुगर है ना, शुगर उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करता है, शुगर पर नियंत्रण करने का शुगर पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन करता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो कोर्टिसोल, कौन सा सोल है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो हार्मोन है ये क्या करता है, शुगर पर नियंत्रण करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कोर्टिसोल बता रहा हूँ। ये क्या करता है, ये अपने शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन उस पर क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन है ये, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। अब क्वेश्चन बनने वाला इसमें से अच्छा ये है कि शुगर पर नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है वो निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। अब यूँ पूछ ले कि ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से और किस भाग से निकला हुआ है, तो देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड भाग है वो अधिवृक्क ग्रंथि के और कोर्टेक्स भाग से निकला हुआ क्या है, हार्मोन। ठीक है क्या। उसके बाद दूसरा जो है वो है मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये जो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन है ये क्या करता है भाई, देखो ये जो है ये अपनो लवण संतुलन हार्मोन है, यानी ये लवण को संतुलित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है, लवण संतुलन या लवण पर नियंत्रण करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। उसके बाद देखो तीसरा जो हार्मोन है अपना वो है गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा है भाई, गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये जो गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन है ये क्या करता है भाई, ये किस पर नियंत्रण करने का काम करता है, यानी जो सेक्स है ना, लिंग है या जनन अंग, कौन सा अंग है, जनन अंग, या मैं कह सकता हूं लिंग संतुलन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, एंड्रोजन की बात करूं, ये इसके क्या है, ये एग्जाम्पल है। प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, एंड्रोजन की बात करूं, ये कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छे बनते हैं कि शुगर पर नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। लवण पर संतुलन करने का कार्य कौन करता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। और उसके बाद लिंग संतुलन हार्मोन कौन सा है, तो बताओगे गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने बताया था इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं अपन, 4S ग्रंथि। भाई पहली जो है, पहला हार्मोन के अंदर 4S यानी शुगर है, 1S तो ये हो गया शुगर वाला। दूसरे के अंतर्गत इसका मिनरेलो यानी लवण यानी साल्ट,
साल्ट आ गया, और तीसरे के अंदर जो सेक्स है वो आ गया। तो 3S तो ये हो गया। तो मैंने बताया था कि कोर्टेक्स भाग के कितने यानी कितने हार्मोन इसके अंदर है, 3 हार्मोन है, और 3 हार्मोन है या नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद दूसरे की चर्चा करता हूँ, मेडुला की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखो भाई, दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, मेडुला। कौन सा है भाई, मेडुला। अब देखो ये जो मेडुला है ये कौन सा भाग होता है, बाहरी भाग। कौन सा होता है, सॉरी आंतरिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग होता है। अब देखो इस मेडुला के भी कितने पार्ट हैं, 2 है। इसके अंदर 2 हार्मोन हैं। पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, नोर एड्रिनलिन। ठीक है, पहला जो है वो है एड्रिनलिन और दूसरा कौन सा है, वो है नोर एड्रिनलिन हार्मोन। अब देखो कि एड्रिनलिन की बात करें तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है क्या, इसका जो अर्थ है वो है स्ट्रेस, यानी तनाव। तनाव। ये जो हार्मोन है एड्रिनलिन, ये स्टीरॉयड होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। यानी स्टीरॉयड का मतलब क्या है, यानी उत्तेजक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, उत्तेजक हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, उत्तेजक हार्मोन। अब इस एड्रिनलिन हार्मोन जो है इसके भी बहुत सारे नाम हैं। इसे बोलते हैं अपन संकट मोचक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, संकट मोचक हार्मोन। इसे संकट मोचक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार डाल दिया जाता है कि संकट मोचक हार्मोन कौन सा है, तो क्या बताओगे आप, एड्रिनलिन हार्मोन। अब देखो संकट आएगा आपके ऊपर तो आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। क्या लगेगा, डर लगेगा। तो इसे डर नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, डर नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। डर लगेगा तो आपको पता है आपके शरीर में क्या आएगा, तनाव आएगा। तो तनाव नियंत्रक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, तनाव नियंत्रक हार्मोन कहा जाता है। और यदि तनाव आ गया शरीर के अंदर तो आपको पता है या तो आप लड़ोगे किसी के साथ या किसी के साथ क्या करोगे, उड़ो। तो इसे क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अब या आप किसी के साथ लड़ोगे या उड़ोगे तो आपको पता है आप या तो करोगे किसी के साथ और या क्या करोगे, मरोगे। यानी या तो कर देंगे या क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, है को नहीं। अब देखो या तो करो यानी करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। अब या किसी के साथ कर दिया आपने, आपको किसी ने आपने किसी को मार डाला तो आपको पता है आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कंपन हो जाएगा, है ना। कंपन पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। यानी कंपन पर नियंत्रण, कंपन होगा और कंपन होगा तो आपको पता है आपके क्या होंगे, जो रोंगटे हैं, रोंगटे हैं ना शरीर पे छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, वो रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, है को नहीं। अब रोंगटे खड़े हो गए तो आपको पता है आपकी क्या होगा, रोंगटे खड़े हो गए तो आपको पता है शरीर में क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। और पसीना आ गया तो आपको पता है बीपी बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, बीपी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बीपी बढ़ जाएगी। और बीपी बढ़ गई तो आपको पता है कि हृदय धड़कन तो बढ़नी बढ़नी है, हृदय धड़कन बढ़ना। यानी इसके सारे के सारे जो नाम हैं वो क्या है। देखो क्वेश्चन कैसे डालेगा कि संकट मोचक हार्मोन निम्न में से कौन सा हार्मोन है, तो क्या बताओगे, एड्रेनलिन हार्मोन। तनाव नियंत्रक हार्मोन कौन सा है, तो क्या बताओगे, एड्रेनलिन हार्मोन। तनाव लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। करो मरो हार्मोन कौन सा है, ये है।
उसके बाद रोंगटे खड़े करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन है। बीपी कौन से हार्मोन से बढ़ने का कार्य करते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन से। यानी ये सारा का सारा मामला क्या है? यानी ये उत्तेजना पैदा करता है, उत्तेजक हार्मोन है ये, एकदम उत्तेजना पैदा कर देता है। यानी उत्तेजना होगी तो या किसी को करोगे या किसी के साथ करोगे या आप क्या करोगे? मरोगे, है ना। तो ये सारा का सारा कौन सा है? मेडुला, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें से बहुत क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, 3 क्वेश्चनों कि भाई एड्रेनलिन हार्मोन है, यदि इसकी कमी हो जाए, क्या हो जाए? यदि इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और इसकी अधिकता हो जाए, अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है। देखो यदि इसकी कमी हो जाएगी तो अपना जो रोग होगा वो होगा एडिसन रोग। कौन सा रोग होगा? एडिसन रोग। कौन सा रोग होगा भाई? एडिसन रोग। एडिसन रोग क्या है भाई? यानी एड्रेनलिन हार्मोन है, उसकी यदि कमी हो जाएगी तो रोग होगा कौन सा? एडिसन रोग। एडिसन रोग ये है कि अपनी जो त्वचा है ना, त्वचा वो कौन से रंग की हो जाती है? कांसे के रंग की, कांसे के रंग की क्या हो जाती है? त्वचा हो जाती है। और त्वचा कांसे की रंग की हो गई तो आपको पता है क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन? एडिसन रोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, क्या हो जाए? इस हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा भाई? देखो 2 रोग होते हैं, एक तो होता है कोन्स रोग। कौन सा रोग हो जाता है? कोन्स रोग। और दूसरा जो है वो कौन सा हो जाता है? कुशिंग रोग। कौन सा रोग हो जाता है? कुशिंग रोग। भाई कोन्स रोग की बात करूं ये क्या है, और कुशिंग रोग की बात करूं ये क्या है, तो बताओगे। अब देखो कोन्स रोग है ना, इसके अंदर अपना जो शरीर है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम जो है उसका संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? शरीर के अंदर यानी सोडियम और जो पोटेशियम है ना, उसका संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इस रोग को क्या बोलते हैं अपन? कोन्स रोग बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा रोग है अपना इसके अंदर, वो कौन सा रोग है भाई? कुशिंग रोग। कौन सा रोग है? कुशिंग रोग। और कुशिंग रोग के अंदर क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन का जमाव हमारे क्या हो जाता है? शरीर में हो जाता है। यानी कुशिंग रोग की बात करूं तो ग्लाइकोजन, कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। और ग्लाइकोजन का जमाव होगा तो सब पता है अपने, शरीर है वो अनियमित हो जाएगा, हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएंगी। ये कौन सा रोग है? कुशिंग रोग है। ये जो अपनी ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है अपनी? अधिवृक्क। इस अधिवृक्क ग्रंथि को अपन एक नाम दूसरा और बोलते हैं, वो कौन सा है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। इसका दूसरा नाम जो है वो कौन सा है? एड्रीनल ग्रंथि है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद ये जो ग्रंथियां जो मैंने पढ़ाई थी, ये अपनी ग्रंथि थी कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद बहिस्रावी की अब अपने को नाम याद रखने हैं भाई, कौन सी कहाँ पाई जाती है, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है वो बतानी थी, वो भी हमने चर्चा कर ली। अब तीसरी जो ग्रंथि है वो रहेगी अपनी कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। उससे पहले 2 क्वेश्चन और है भाई, पीनियल ग्रंथि के 2 क्वेश्चन और हैं कि जो पीनियल ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पता है, ये जो पीनियल ग्रंथि है ना, ये 40 और 50 साल की एज है ना, 40-50 साल की एज में क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? कमज़ोर हो जाती है। और कमज़ोर हो गई तो हमने क्या है? दिमाग है ना, दिमाग अपना यानी एकदम डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। क्या बोलते हैं?
मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से मस्तिष्क की रेत कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, तो क्या बताओगे? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है, जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं, उसके अंदर जो मंथली पीरियड आता है, यानी मंथली जो पीरियड आता है, यानी जो जिसे बोलते हैं अपन मासिक चक्कर, कौन सा चक्र है? मासिक चक्कर जो आता है, उस पर कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल करने का काम, यानी उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? कौन सी ग्रंथि करती है? यही करती है, पीनियल ग्रंथि, है ना भाई। ये क्या होता है? देखो, जन्म से अंधे बच्चे हैं ना, जन्म से अंधे बच्चे, जन्म से जो अंधे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है? लैंगिक विकास क्या हो जाता है? लैंगिक विकास क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। ये भी कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत आता है? पीनियल ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ग्रंथि, यानी 2 या 3 क्वेश्चन छूट गए थे अपने, वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद अपनी जो ग्रंथि रहेगी वो रहेगी तीसरी, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस ग्रंथि में से भी। देखो, तीसरी जो ग्रंथि रहेगी अपनी, वो रहेगी अपनी मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई? मिश्रित ग्रंथि। देखो, मैंने बताया था मिश्रित ग्रंथि की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अग्न्याशय था, है ना, तो अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसको जो अग्न्याशय ग्रंथि है, इसके अंतर्गत, उसके अंदर इस अग्न्याशय ग्रंथि का दूसरा नाम भी कौन सा है? पक्वाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई? पक्वाशय ग्रंथि। क्या नाम है दूसरा अग्न्याशय ग्रंथि का? पक्वाशय ग्रंथि। भाई आज से 6 या 7 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ऑफलाइन हुआ था वो, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से पक्वाशय ग्रंथि कौन सी है। मैंने शायद क्लास में भी करवाया था कि निम्न में से पक्वाशय ग्रंथि कौन सी है। उसके अंदर ऑप्शन थे, उसके अंदर अग्न्याशय भी था। तो कौन सी ग्रंथि है? अग्न्याशय ग्रंथि। और ये अग्न्याशय जो ग्रंथि है, आपको पता है इसका आकार क्या होता है? आकार तो ये यू आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? यू आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो मैंने बताया था ये दोनों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक तो कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी से क्या निकलता है भाई? हार्मोन निकलता है। और इससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, यानी एक तो अंतःस्रावी, दूसरी कौन सी है? बहिस्रावी। दोनों से मिलकर बनी होती हैं। अब देखो, ये जो भाग है इसका, ये जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं पर लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका, द्वीपिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? कोशिका पाई जाती है। और कोशिकाओं की संख्या कितनी है इसके अंदर? 3 है। यानी लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है, इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो कोशिका है वो है अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका है? अल्फा कोशिका, अल्फा सेल। और दूसरी जो है वो है अपनी बीटा कोशिका। कौन सी है भाई? बीटा कोशिका। और तीसरी कौन सी है? अब देखो बच्चे क्या करते हैं, एक तो अल्फा हो गई और एक बीटा हो गई, और तीसरी वो करते हैं गामा। लेकिन गामा नहीं है, इसके स्थान पर कौन सी है? डेल्टा, डेल्टा सेल। कौन सी है? डेल्टा सेल। तो 3 कोशिकाएं हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर। एक तो अल्फा कोशिका, दूसरी कौन सी है? बीटा कोशिका, और तीसरी कौन सी है? डेल्टा कोशिका। देखो भाई, ये जो अल्फा कोशिका है, इसकी जो खोज करी थी, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी मर्लिन ने। किसने करी थी? मर्लिन ने करी थी। 1923 में करी थी, सॉरी 1953 में करी थी। कब करी थी? 1953 में की थी। बीटा जो कोशिका है उसकी खोज
उसकी जो खोज है वो सेंगन ने करी थी। किसने करी थी? सेंगन ने 1923 में करी थी। कब करी थी? 1923 में करी थी। अब देखो कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि इनकी मात्रा पूछ ली जाती है कि इसके अंदर 3 कोशिकाएं हैं तो अल्फा कोशिका निम्न में से कितने % पाई जाती है? तो ये 25% कोशिका तो कौन सी पाई जाती है? अल्फा कोशिका पाई जाती है। 60% जो कोशिका है वो कौन सी पाई जाती है? बीटा कोशिका पाई जाती है। और जो 10% है वो कौन सी पाई जाती है? डेल्टा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? डेल्टा पाई जाती है। अब देखो इससे जो हार्मोन निकलेगा, इससे जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका देखो इससे हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? इसका कोई ना कोई कार्य तो होगा, बिल्कुल है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? यानी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन करता है। अब आपको पूछ ले क्वेश्चन कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है उसके अंदर अल्फा कोशिका जो है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्वेश्चन बन गया। तो बताओगे कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद ये जो बीटा कोशिका है, कौन सी कोशिका है? बीटा कोशिका है। इससे जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा हो गया भाई? वो निकलेगा इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करता है? ये इसका कार्य जो है वो क्या करता है? यानी ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसकी मात्रा को क्या करता है? कम करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। तो आपको पूछ ले कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो निम्न में से कौन सी कोशिका से निकलता है? 3 कोशिका ये हो गई और चौथा ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं देगा, है कौन? अब देखो तो कौन से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। और ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो बताओगे ग्लूकागोन हार्मोन। और कम करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखो ये जो डेल्टा कोशिका है इससे जो हार्मोन निकलेगा, इससे जो हार्मोन निकलेगा वो है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, न कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन नहीं निकलता। कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। और ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है भाई? ये भोजन का स्वांगीकरण करता है। क्या करता है? भोजन का स्वांगीकरण करता है। यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और जहाँ पहुँचाना है ना वहाँ पहुँचाने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन करता है। ठीक है। अब देखो भाई ये एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है ना उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार। मिश्रित ग्रंथि 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो अंतःस्रावी, दूसरी कौन सी है? बहिःस्रावी। इससे निकलेगा हार्मोन और इससे निकलेगा एंजाइम। इस मिश्रित ग्रंथि के अंदर के एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी ग्रंथि आती है? अग्न्याशय ग्रंथि। और अग्न्याशय ग्रंथि को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? पक्वाशय ग्रंथि। और इसका जो आकार है वो किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो भाग है इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो 3 कोशिकाएं, एक तो अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल, तीसरी कौन सी है? डेल्टा सेल।
उसके बाद अल्फा की खोज किसने करी थी? मर्लिन ने कब करी थी? 1953 में। और इसकी खोज किसने करी थी? सेंगन ने 1923 में करी थी। इससे जो हार्मोन निकलेगा वो कौन है? ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकोज की ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद बीटा कोशिका, इसकी खोज सेंगन ने 1923 में करी थी। और इससे जो हार्मोन निकलेगा वो इंसुलिन हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना? कम करना। उसके बाद डेल्टा है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। और इसके जो कार्य हैं, इसका जो कार्य क्या है? भोजन का स्वांगीकरण करना। और भोजन का स्वांगीकरण यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और जहां पहुंचना है ना भोजन, वहां पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन करता है। उसके बाद मैं आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो जरा, देखो ये जो ग्लूकोज है, यदि ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन, इस इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी होगी, क्या होगी? इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो आपको पता है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई ना, है ना, तो कौन से रोग हो गए भाई? शुगर की बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग। मधुमेह मधुमेह रोग हो जाता है। यानी शुगर की बीमारी जैसे मधुमेह रोग, या फिर कह सकता हूं डायबिटीज जैसी शिकायतें हो जाती हैं इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ठीक है। उसके बाद देखो कि भाई कृत्रिम सबसे मीठी जो शर्करा होती है, कृत्रिम सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो क्या होती है? एलिटेम होती है। कौन सी होती है? एलिटेम। ये एलिटेम जो है ये शक्कर होती है ना, शक्कर, ये शक्कर से 2000 गुना मीठी, 2000 गुना मीठी होती है। अरे शक्कर तो खाईडी होगी, शक्कर खा रहे होते तो शक्कर से 2000 गुना मीठा, देख लो आप, सोच भी नहीं सकते, है ना। तो 2000 गुना मीठी कौन सी है? एलिटेम है। देखो शर्करा का अर्थ क्या होता है? मीठे पदार्थ। कौन से? मीठा। अब देखो भाई शर्करा नहीं है, क्या नहीं है? शर्करा नहीं है, लेकिन मीठा पदार्थ कौन सा है ना। शर्करा नहीं है लेकिन मीठा पदार्थ है, वो है भाई सेकेरिन। कौन सा है? सेकेरिन है। कौन सा है? सेकेरिन है। और ये सेकेरिन है ना, ये मीठा पदार्थ होता है, शर्करा नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? शर्करा नहीं है। कौन सा है? सेकेरिन है। कौन है? सेकेरिन है। और ये जो शक्कर होती है ना, शक्कर से 550 गुना मीठा होता है। कितना मीठा हुआ है? 550 गुना मीठा होता है। ठीक है। ये जो है आपकी ग्रंथि कौन सी है? सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा। अब देखो भाई, मैंने मिश्रित ग्रंथि के अंदर एक आपको बताई थी अग्न्याशय ग्रंथि, अभी पढ़ाई है नहीं? अग्न्याशय। और दूसरी एग्जाम्पल मैंने बताया था जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बताई थी? जनन ग्रंथि। अब ये जो जनन ग्रंथि है ना, इस जनन ग्रंथि को मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार इसको छोड़ रहा हूँ मैं। जनन ग्रंथि के अंदर अलग से टॉपिक लगा दिए, चाहे वो कौन से हो, मादा जनन तंत्र है और जो नर जनन तंत्र है, इन दोनों के चैप्टर अलग हैं, वो दोनों के दोनों अलग करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ थी वो मैंने आपको करवा दी है। आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे PDF तैयार हो रही हैं, वो भी आपको क्या करवा दी जाएंगी? उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और यदि
क्लास पसंद आई हो ना तो एक काम करना, शेयर और जो लाइक है ना वो कर देना। सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, ओनली शेयर और लाइक कर दो यार, है ना। ठीक है, धन्यवाद। लेके आ रहा हूँ कल नया चैप्टर आपके साथ, देखते हैं कौन सा लेके आई, करेंगे जो अच्छा चैप्टर होगा एग्जाम में आने वाला वो चैप्टर पढ़ाऊँगा कल। ठीक है, धन्यवाद।